फिज़िकल साइंस और सोशल साइंस के लिए आज हमारा तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम देखेंगे कायनात। कायनात जिसे हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्मोस कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कायनात का मुताला सबसे पहले किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने किया था। कब किया था? 140 ईस्वी में किया था। क्लॉडियस टॉलमी ने ये कहा था कि कायनात का जो मरकज़ है वो ज़मीन है और सारे तारे सैयारे सब ज़मीन का चक्कर काट रहे हैं। सूरज भी यहाँ तक कि ज़मीन के चारों तरफ गर्दिश कर रहा है। फिर इसी कड़ी में दूसरे ज्योग्राफिस्ट आए जिसका नाम था कॉपरनिक्स ने 1543 ईस्वी में कहा कि सूरज कायनात के मरकज़ में है। उसने ज़मीन को रद्द किया। उसने कहा कि सूरज कायनात के मरकज़ में है और बाकी सभी सैयारे और अजसाम जो है वो इसका चक्कर काट रहे हैं। फिर आता है हर्शेल, जो 1805 ईस्वी में दूरबीन की मदद से मुताला करके बताया कि निज़ाम शमसी कहकशा का एक हिस्सा है। उसने निज़ाम शमसी को कहकशा का एक हिस्सा बताया, कहकशा जो आगे हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं एडविन पी हेबल, 1925 ईस्वी में एडविन पी हेबल। उसने क्या बताया कि कायनात का कत्र मतलब डायमीटर जो है वो 250 करोड़ नूरी साल है। कायनात का डायमीटर, ये याद रखिएगा, 250 करोड़ नूरी साल। नूरी साल जो होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में। और बताया इस कायनात में लाखों कहकशा हैं, मतलब कहकशा जो आगे अभी हम देखेंगे। उसके बाद आता है कि कायनात के तख्लीक का नज़रिया। जैसे हम लोगों ने कई नज़रिया की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे मतलब मान्य है या जिसको सभी लोग मानते हैं वो नज़रिया है बिग बैंग थ्योरी। तो उससे पहले हम कुछ जानते हैं कायनात के तख्लीक का नज़रिया। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कहा था कि कायनात जो है वो साकिन है। साकिन मतलब स्टैटिक है, रुका हुआ है। मतलब उसने कहा था कि साकिन नहीं है, मतलब रुका हुआ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कायनात में सभी चीज़ गर्दिश कर रही है, सभी चीज़ गर्दिश में है, उनका ये कहना था। और उसी चीज़ को जो आइंस्टीन ने कहा था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, उसी को 1929 में एडविन हेबल ने साबित करके दिखाया, साबित किया कि कायनात फैल रहा है। मतलब कायनात फैल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात में जितने भी तारे सितारे सैयारे या जो भी अजसाम हैं वो क्या है, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं। उसने ये कहा था सितारों से आने वाली रोशनी के स्पेक्ट्रम, जो सितारे से रोशनी आती है उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो सुर्ख, उसका सिरा जो था वो सुर्ख दिखाई देता था। तो सुर्ख दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि अजसाम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जब भी सुर्ख दिखाई देगा स्पेक्ट्रम, तो इसका मतलब होता है कि वो अजसाम किधर जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इससे यह पता चला कि जो भी सितारे हैं वो मुसलसल, या फिर सैयारे हैं वो मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये किसने कहा था? एडविन हेबल ने 1929 में कहा था। एडविन हेबल ने कहा था, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को उसने साबित किया था कि सितारे फैल रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल में उसने दिखाया था कि जो रोशनी हमें मिल रही है, मतलब सितारों से जो रोशनी मिल रही है उसका स्पेक्ट्रम हमें लाल दिखाई देता है। और लाल दिखाई देने का मतलब ही होता है कि जो भी रोशनी देने वाली चीज़ें हैं वो हमसे दूर जा रही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि कायनात फैल रही है। तो बहरहाल इस पे उतना क्वेश्चन रहता नहीं है, लेकिन यहाँ बिग बैंग थ्योरी से रहता है कि कायनात की तख्लीक का बिग बैंग नज़रिया। तो हमें मालूम है कि कायनात की तख्लीक का जो बिग बैंग मतलब कायनात की उत्पत्ति जिसको कहते हैं, ओरिजिन, कायनात का ओरिजिन मतलब कॉस्मस ब्रह्मांड के ओरिजिन का बिग बैंग नज़रिया जो है उसने किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर। ये याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंटर ने 1960-70 के दशक में कुछ रिसर्च किए थे, जिसके बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि कायनात जो बना है, कायनात की जो तख्लीक हुई है वो बिग बैंग थ्योरी से हुई है। बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया था कि पूरी कायनात जो है एक छोटे से नुक्ते से, मतलब एक छोटे से नुक्ते से पैदा हुई है। उसमें अचानक ब्लास्ट हुआ और उस नुक्ते का जो कशाफत था, मतलब डेंसिटी था, वो ला इंतहा इन्फिनाइट था। और उसी में धमाका होने से क्या हो गया कि बहुत सारे ज़र्रे बने, बहुत सारे अजसाम अलग हुए धमाके से, और वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। उसी से बहुत सारे सैयारे बने, बहुत सारी कहकशा का निर्माण हुआ, मतलब बहुत सारी कहकशा बनी, और इस तरह से तख्लीक हुआ दुनिया का। तो ये चीज़ याद रखना है कि कायनात की तख्लीक का बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। उसके बाद आते हैं कहकशा किसको कहते हैं? तो कहकशा कहते हैं तारों के झुरमुट को। बहुत सारे तारे जो एक साथ नज़र आते हैं ना, हज़ारों तारे एक साथ जो नज़र आते हैं, तो उसके एक गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? कहकशा कहते हैं। मतलब कहकशा में बहुत सारे हज़ारों लाखों तारे, करोड़ों तारे एक साथ होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कहकशा। तो
कहकशां सितारों और मुख्तलिफ अजसाम से मिलकर बना एक निज़ाम है। इसमें कई निज़ाम शमसी हो सकते हैं। निज़ाम शमसी जो हमने पहले बताया कि निज़ाम शमसी उसे कहते हैं जिसमें एक सितारा हो और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कई सैयारे होते हैं या कई अजसाम होते हैं, उसको निज़ाम शमसी कहते हैं। तो हमारे निज़ाम शमसी भी है सोलर सिस्टम, जिसमें सूरज है सेंटर पे। तो यहाँ यही चीज़ कहा जाता है, कहकशां सितारों और मुख्तलिफ अजसाम से मिलकर बना हुआ एक निज़ाम है। इसमें कई निज़ाम शमसी हो सकते हैं, जैसे हमारी निज़ाम शमसी उस तरह से इसमें कई निज़ाम हो सकती है। यहाँ तक कहा जाता है कि इसमें 100 अरब तारे हो सकते हैं। तो 100 अरब तारे और सभी तारों के अपने अपने निज़ाम शमसी हो सकते हैं। बहरहाल अब कहा जाता है कि हमसे सबसे करीब तरीन जो कहकशां है, इसको याद रखिएगा कि हमसे सबसे करीब तरीन जो कहकशां है मतलब गैलेक्सी है, वो है एंड्रोमेडा। वो है एंड्रोमेडा। कितना दूर है? 2.5 मिलियन नूरी साल। 2.5 मिलियन नूरी साल। एंड्रोमेडा 2.5 मिलियन नूरी साल। हमारी कहकशां का नाम जो है वो आकाश गंगा है। हमारी कहकशां जो है जिसमें सूरज है उस कहकशां का नाम है आकाश गंगा। हिंदी में मंदाकिनी, उससे ज़्यादा शेर भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। हमारी उर्दू में ज़्यादा शेर लिखा रहे तो आप टिक कीजिए, आकाश गंगा लिखा रहे तो टिक कीजिए, या मंदाकिनी लिखा रहे तब भी टिक कीजिए। अच्छा, जनरली जो कहकशां है वो सर्पिल आकार का होता है, सर्पिल का होता है, इस तरह का, समझा। तो और हमारी जो कहकशां है आकाश गंगा, उसका कत्र मतलब आप जानते होंगे व्यास को कहते हैं कत्र, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो व्यास है तो उसका कत्र 1 लाख नूरी साल है। कितना है? 1 लाख नूरी साल। और इसमें लगभग 2 खरब सितारे हैं। कितने सितारे हैं? लगभग 2 खरब। तो लगभग 2 खरब सितारे हैं। तो अब आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी पूछते हैं कि मिल्की वे क्या है? मिल्की वे, जिसको हम लोग दूधिया रास्ता कहते हैं। तो मिल्की वे क्या है? दूधिया रास्ता क्या है? तो हम लोग रात में आसमान पे जब देखते हैं तो रात के वक्त दिखाई पड़ने वाले तारों का जो ग्रोह हमें दिखाई देता है, और उसके साथ बहुत सारे गैस और धूल भी हैं, और बहुत सारे तारिक मादा मतलब आप समझ ही रहे हैं, काला ब्लैक मादा भी होता है, चीज़ें होती है, जिसको हम लोग मिल्की वे कहते हैं। मेनली इसमें याद रखना है, रात के वक्त दिखाई पड़ने वाले जो तारों का गिरोह है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। ओरियन नेबुला, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि ओरियन नेबुला क्या है? तो हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे और चमकीले सितारों को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। हमारी आकाश गंगा के सबसे ठंडे और चमकीले सितारों को ओरियन नेबुला कहते हैं। अब आगे आता है आकाश गंगा का व्यास कितना है? हमारी जो मिल्की वे है उसका व्यास कितना है, मतलब उसका कत्र कितना है? तो 1 लाख नूरी साल। ये शायद पहले भी बता चुके हैं। सूरज को आकाश गंगा की गर्दिश करने में कितना टाइम लगता है? तो सूरज को आकाश गंगा का चक्कर लगाने, मतलब आकाश गंगा के मरकज़ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाता है? 200 मिलियन, मतलब 2 करोड़ साल। 200 मिलियन का मतलब हो गया 2 करोड़ साल। आकाश गंगा का सूरज जो आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है तो सूरज को 200 मिलियन साल लग जाता है, मतलब 20 करोड़ साल लग जाता है। जबकि सूरज की चाल जो होती है पर सेकंड 220 किलोमीटर होती है। चक्कर लगाने में आकाश गंगा का जो चक्कर लगा रही है उसमें 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से लगा रहा है। उसके बाद आता है निज़ाम शमसी से बाहर एक जुड़वा अजसाम है, इसको छोड़िए, प्लेनिमस है जो जुड़वा अजसाम है। अच्छा, ये जो पूरा चक्कर लगाता है ज़मीन, तो 20 करोड़ साल से ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 22.5 से 25 करोड़ साल लगता है। और इसी को हम लोग कहकशानी साल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहकशानी साल भी कहते हैं, गैलेक्सी ईयर। उसके बाद आता है सीरियस और डॉग स्टार। सीरियस और डॉग स्टार जो होता है वो देखिए ज़मीन से 9 नूरी साल दूर है और सूरज से 2 गुना वज़न का होता है। सीरियस एंड डॉग स्टार जो है सूरज से 2 गुना वज़न का है, सूरज से 20 गुना चमकीला है, रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। ये सीरियस मतलब तारा है, जैसे सूरज एक तारा है उसी तरह से सीरियस एंड डॉग स्टार तारा है। ज़मीन से 9 नूरी साल दूर है, सूरज से 2 गुना कीमियत रखता है, वज़न रखता है, और सूरज से 20 गुना चमकीला है। समझ सकते हैं कि वो कितना चमकीला सितारा होगा। सूरज हमारे करीब है तो हमें कितनी रोशनी मिलती है और वो कितना चमकीला होगा। रात में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है, क्योंकि ये हमारे ज़मीन से भी दिखाई देता है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं तो उसमें ये भी दिखाई देता है, और जो सबसे चमकीला नज़र आए वही है सीरियस एंड डॉग स्टार। उसके बाद है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सेंचुरी से सबसे
ज़मीन सूरज से सबसे करीब तरीन तारा, ये अक्सर पूछता है कि सूरज से सबसे करीब तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसका जो सूरज से फासला है वो 4.3 नूरी साल। और देखिए ये जो है सीरस अ डॉग स्टार, ये है ज़मीन से नज़दीक। कहकशां के मरकज़ को बल्ज कहते हैं। कहकशां जो है, जो हमारी कहकशां है या किसी भी कहकशां में, मतलब तारों का जो एक ग्रोह है उसे हम लोग कहकशां कहते हैं, तो उसका जो मरकज़ होता है उसे बल्ज कहते हैं। और बल्ज जो होता है ना, बल्ज के पास, ये जो बल्ज है ना, बल्ज के पास बहुत सारा तारा होता है। मतलब एक कहकशां में बहुत सारा तारा होता है, तो तारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 इस तरह। लेकिन जहाँ पे बल्ज है ना, वहाँ पे बहुत सारा तारा आपस मतलब बहुत करीब करीब होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बल्ज कहते हैं। और बल्ज जो होता है 10,000 नूरी साल का फासला होता है उसमें, मतलब उस दौरान बीच में, किसी भी कहकशां के उस बीच में बहुत सारे तारे होते हैं। उसके बाद है रेड जियांट्स। रेड जियांट्स जो होता है, मतलब तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेड जियांट्स कहते हैं। जब तारा ठंडा होता है और ठंडा होकर के क्या दिखाई देने लगता है, लाल रंग का दिखाई देने लगता है, तो उसे हम लोग रेड जियांट्स कहते हैं। एक सिंपल सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि तारा जो बनता है ना, तो वो गैसों का गोला होता है, और जब वो आकाशगंगा नाचती है तो गैसों के गोला में क्या होता है, एक सुकरन पैदा होती है, वो एक साथ जुड़ते हैं, और एक साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है, और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। लेकिन जो बाहरी सतह होता है ना, उस पर हाइड्रोजन बाकी ही रह जाता है, समझा, तो वो धीरे धीरे बदलता रहता है। तो इस तरह से तारों का निर्माण होता है, मतलब तारे की जो तख्लीक होती है इसी तरह से होती है कि गैसों का जो बहुत सारा गोला है, आकाशगंगा के गर्दिश करने की वजह से, चक्कर लगाने की गर्दिश की वजह से, वो गोला में जो बहुत सारे गैस हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, और इकट्ठा होने पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में तब्दील होने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा तवानाई पैदा होती है। और जो ऊपरी सतह होता है उसके बाद उस पे हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता रहता है। तो रेड जियांट्स, तो इसी तरह से क्या होता है, जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो तारा ठंडा होकर, देखो रेड जियांट जो है, जो तारा ठंडा होता है तो लाल रंग का दिखाई देता है, उसी को हम लोग रेड जियांट्स कहते हैं। सुपरनोवा, सुपरनोवा कहते हैं तारों के मरकज़ में हीलियम, जो अब मरकज़ है, मरकज़ में हाइड्रोजन जो है वो तो हीलियम में तब्दील हो गया ना, पहले हाइड्रोजन तब्दील होता है हीलियम में, तो तारा में गर्मी और चमक पैदा होती है। लेकिन जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है तब क्या होता है कि जो हीलियम होता है वो कार्बन में और बहुत सारे भारी मादा में बदलने लगते हैं। तो जब मरकज़ में हीलियम, कार्बन और बहुत सारे भारी मादा में बदलता है, जैसे लोहा कह सकते हैं, तो उसमें एक विस्फोट होता है, ब्लास्ट होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। मतलब जब हीलियम कार्बन में बदलता है और कुछ भारी मादा में बदलता है तो तारे में क्या होता है, एक ब्लास्ट होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। अब आ जाता है वाइट ड्वार्फ, सफ़ेद बौना। सफ़ेद बौना उसी को कहते हैं सफ़ेद बौना, कि अगर तारों का वज़न 1.4 ms से कम होता है तो वह फ्यूज़न के काबिल नहीं होता है। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी तारे का वज़न 1.4 ms, 1 ms का मतलब हुआ सूरज के बराबर, तो 1.4 का मतलब हुआ सूरज से बड़ा, है ना। तो सूरज से जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि उसके फ्यूज़न की, मतलब हाइड्रोजन उसमें का सारा ख़त्म हो गया, तो फ्यूज़न की सलाहियत वो खो देता है। जब वो फ्यूज़न की सलाहियत खो देता है तो उसकी न्यूक्लियर तवानाई ख़त्म हो जाएगी, और न्यूक्लियर तवानाई ख़त्म जो होती है तो वो सफ़ेद तारा में बदल जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सफ़ेद बौना। तो सफ़ेद बौना, अब सफ़ेद बौना जो होता है वो पानी से भी, मतलब वो बहुत भारी होता है। सफ़ेद बौना का जो कशाफत होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पानी से 10 लाख गुना भारी होता है। कितना? पानी से 10 लाख गुना वज़नी होता है, क्योंकि इसकी कसाफत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये पानी से 10 लाख गुना ज़्यादा भारी होता है। जबकि ज़मीन पे जो है वो कोई भी चीज़ जो है ज़मीन पे मौजूद वो पानी से 22 गुना ही ज़्यादा वज़नी है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो सफ़ेद बौना है इसका पानी से 22 लाख गुना ज़्यादा वज़न होता है। तो अब हम लोग आते हैं ब्लैक ड्वार्फ पे, स्याह बौना। तो सफ़ेद बौना ही, जो सफ़ेद बौना अभी पढ़े हैं, वो सफ़ेद बौना ही जब काफ़ी ठंडा हो जाता है तो वो ब्लैक बौना में तब्दील हो जाता है, तो इसकी कसाफत थोड़ा और बढ़ जाती है। अब कहते हैं चंद्रशेखर की हद, या चंद्रशेखर लिमिट जो कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा जो कहते हैं, तो 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। किसको? 1.4 ms को क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं।
समझा। और ms तो आप समझ ही गए कि 1 ms का मतलब सूरज का वजन, मतलब सूरज की कीमियत को हम लोग 1 ms कहते हैं। तो 1.4 ms को चंद्रशेखर की सीमा कहते हैं। अब आता है न्यूट्रॉन सितारा। तो देखो न्यूट्रॉन सितारा, अगर किसी सितारे की कीमियत चंद्रशेखर की हद से ज़्यादा हो, मतलब 1.4 ms से ज़्यादा हो, तो वह ईंधन के ख़त्म होने पर, अब उसमें का ईंधन ख़त्म होगा मतलब कि हाइड्रोजन, इससे पहले बताया ना कि तारों में हाइड्रोजन जो हीलियम में बदलता है, तब एनर्जी मिलती है हमें, तब तवानाई मिलती है। तो जब ईंधन ख़त्म हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है, तो न्यूट्रॉन सितारे में बदल जाता है। कौन सा तारा? 1.4 ms से ज़्यादा कीमियत वाला, ज़्यादा कीमियत वाला, मतलब चंद्रशेखर की हद से ज़्यादा कीमियत वाला सितारा। चंद्रशेखर की हद कितना है? 1.4 ms। तो उससे ज़्यादा कीमियत वाला जो तारा है, जब उसका ईंधन ख़त्म हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलना रुक जाता है, तो वह न्यूट्रॉन तारा में बदल जाता है। और जो न्यूट्रॉन तारा होता है वो सफ़ेद बोने से भी कसीफ होता है, मतलब उसकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है। इसका जो कत्र होता है, न्यूट्रॉन तारा का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो 20 किलोमीटर या उससे भी कम होता है। मतलब समझ सकते हैं कि ये कितना, मतलब सिकुड़ जाता है, कितना सिकुड़ जाता है, जबकि ये सूरज से बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सिकुड़ के इसका डायमीटर 20 किलोमीटर पे आ जाता है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती होगी समझ सकते हैं। इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है वो रोशनी से 70% है। रोशनी का 70% इसकी एस्केप वेलोसिटी होती है। इस चीज़ को याद रखना। एस्केप वेलोसिटी अगर रोशनी से ज़्यादा हो जाएगा तो रोशनी भी वहाँ से पास नहीं हो पाता है। इतना चीज़ है कि एस्केप वेलोसिटी अगर किसी भी चीज़ का रोशनी से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ से रोशनी भी पास नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि दुनिया की कोई चीज़ पास नहीं हो सकती है। तो उस तरह के तारे को हम देख ही नहीं पाएंगे, तो वही ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होती है, इसका न्यूट्रॉन तारे का जो एस्केप वेलोसिटी है वो रोशनी का 70% है। कशिश शक्ल ज़मीन से 200 अरब गुना ज़्यादा है। अब ये न्यूट्रॉन तारा का कशिश शक्ल कहते हैं किसको? गुरुत्वाकर्षण को, ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं। तो ज़मीन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 200 अरब गुना ज़्यादा, मतलब समझ सकते हैं कि इसकी कसाफत कितनी ज़्यादा होगी। ब्लैक होल, ब्लैक होल इसी न्यूट्रॉन तारे को ही समझिए ब्लैक होल भी कहते हैं, लेकिन वैसे न्यूट्रॉन तारे को ब्लैक होल कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि ईंधन ख़त्म होने पर न्यूट्रॉन सितारे बनने के बजाय ब्लैक होल बन जाते हैं। कौन सा? जो टॉलमन वोल्कोफ लिमिट से भी ज़्यादा होता है। मतलब एक तो होती है कि चंद्रशेखर लिमिट से भी बड़ा होता है। कौन सा? तो टॉलमन वोल्कोफ लिमिट। और उससे भी ज़्यादा वज़न का जो कीमियत का जो तारा होता है, तो वो जब ईंधन ख़त्म होता है, उसमें जब ईंधन ख़त्म होता है तो वो सिकुड़ करके न्यूट्रॉन तारा न बन के ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल किसे कहेंगे कि ऐसा वो तारा बन जाता है, इतनी उसकी कीमियत हो जाती है, उसकी एस्केप वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो मतलब कह सकते हैं कि रोशनी से भी ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी हो जाती है। और जब रोशनी से ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी होती है तो वहाँ से कुछ भी क्रॉस नहीं कर पाता है, कुछ भी पास नहीं कर पाता है। यही वजह है कि ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देता है। अब ब्लैक होल के बारे में देखिए कि सूरज से 18 गुना बड़ा सितारा ब्लैक होल में चेंज होता है। ईंधन ख़त्म होने पर एक बड़े धमाके से ब्लैक होल में बन जाता है। ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा होता है, लिहाजा यहाँ से कुछ भी पास नहीं हो पाता है और यह हमें नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देने की वजह से ही इसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का के बारे में जो बताया था सबसे पहले जॉन वेलियर ने बताया था, बताया था। तो इस तरह से तारों के तख्लीक के बारे में हम लोग समझ गए होंगे कि तारे की तख्लीक कैसे होती है। तो तख्लीक के बारे में हम लोग समझ गए होंगे कि तारे जब कहकशां गर्दिश करता है तो सारी गैसें जो है एक जगह इकट्ठा होने लगती है। किसकी वजह से? वो आपसी कशिश की वजह से। और फिर जो मरकज़ होता है, मरकज़ में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और वहाँ पर तवानाई पैदा होती है और वही तवानाई से तारा चमकता है। और धीरे धीरे जब वो तवानाई ख़त्म होने लगती है तो कोई सफ़ेद बोना में, तो कोई ब्लैक बोना में, तो कोई न्यूट्रॉन तारा में, तो कोई ब्लैक होल तारा में धीरे धीरे बदलने लगता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब जो आता है दुमदार तारा। तो दुमदार तारा जो होता है उसे हम लोग कॉमेट कहते हैं। उसी को हिंदी में पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। तो ये जो है कॉमेट से बना है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ है कॉमेट, उससे बना है। और यूनानी लफ्ज़ है कोमे, तो उससे यह महफूज है। इसका मानी होता है बाल। बाल आप लोग जानते ही हैं कि वो उसमें ऐसे बाल छोटे छोटे ज़रात से तश्कील होते हैं। मतलब ये जो
दुमदार तारा है वो छोटी-छोटी चीज़ों से बना होता है, छोटे-छोटे अजसाम से बना होता है। छोटे-छोटे का मतलब कि हेवी बॉडीज़ में छोटे-छोटे, जैसे सैयारे, तारे, इस तरह की चीज़ों में छोटे-छोटे से बना होता है। इनके गिर्द गैसीय गिलाफ होती है, मतलब ये जो होता है ना दुमदार तारा चारों साइड से गैसीय गिलाफ से घिरा होता है, गैसों से घिरा होता है। सूरज से दूर ठंडे और अंधेरे इलाके में होता है। सूरज के चारों तरफ लंबी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इसकी जो ऑर्बिट होती है वो बहुत लंबी-लंबी ऑर्बिट होती है, चूँकि ये सूरज से काफ़ी दूर होता है, इतना दूर होता है कि वहाँ काफ़ी ठंड रहती है, तो ये उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसके पास 2 दुमें होती है। दुमदार तारे के पास 1 दुम नहीं होती है, बल्कि कितनी दुम होती है? 2 दुम होती है। एक दुम गैसों की बनी होती है, गैस, बर्फ़ और धूल से बनी होती है। ये हल्का तिरछी होती है। मान लिया ये सूरज है और यहाँ पे मान लिया दुमदार तारा है, तो गैस वाली जो होगी वो इस तरह की होगी, और एक दुम जो आयन की बनी होती है, जो काफ़ी चमकती रहती है, वो ऐसे इसके सूरज के जस्ट अपोजिट में होती है। तो दूसरी दुम आयनों से बना होता है। यह दुम सूरज के मुखालिफ सिमत में होती है। ये देखें, ये मुखालिफ सिमत में है, तो ये मुखालिफ सिमत में होती है। दुमदार तारा जब अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए सूरज के करीब आता है तो गर्म होकर गैसों का फुहार छोड़ता है। यही लंबी दुम की तरह चमकता है। अब समझ रहे, गैसों का फुहार जो छोड़ता है, गैस में आयंस होते हैं और वो चमकने लगते हैं। दुमदार तारा का ऊपरी हिस्सा कोमा कहलाता है। जो दुमदार तारा का ऊपरी हिस्सा है वो कोमा कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि दुमदार तारा, कुछ दुमदार तारा ज़मीन से दिखाई देता है। जैसे एक दुमदार तारा है, ये याद कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछता है कि हेली दुमदार तारा हर 76 साल पे हम खुली आंखों से ज़मीन से देख सकते हैं। हेली दुमदार तारे को हर 76 साल पे ज़मीन से हम अपनी खुली आंखों से, खुली आंखों को कहते हैं बरहना, बरहना आंखों से देख सकते हैं। कितने सालों पे? हर 76 साल पे। अभी जो आखिरी बार ये नज़र आया था 1986 में नज़र आया था। तो अब इसमें 76 साल जोड़ दीजिएगा 86 में, तो उम्मीद है कि 2052 में ये दिखाई देगा। अब है सितारचा या नज्म नुमा, जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सितारे, सैयारे जब आपस में टकराते हैं तो उससे जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सितारचा या एस्ट्रॉइड। और ये किसके बीच ये कर रहे हैं, मतलब किसके बीच मौजूद हैं? तो मरीख और मुश्तरी के बीच मौजूद है, मतलब मंगल और बृहस्पति, समझ रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद हैं। और यह भी सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड। मतलब एस्ट्रॉइड छोटे छोटे टुकड़े हैं जो किससे बने हैं? सितारों और सैयारों के टकराने से बने हैं। और ये किसके बीच है? मरीख और मुश्तरी के बीच है। ये चीज़ को एकदम याद रखिएगा कि ये मरीख और मुश्तरी के बीच है और ये सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। विस्टा जो एक सितारचा है, उसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो इस तरह से जो कायनात था, कायनात के जो सैयारे, निज़ाम शमसी, कायनात से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप जब इस तीनों वीडियो को, जो मेरा पिछला 2 वीडियो है और इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पूरा हो जाएगा और आप 5 से 7 नंबर बआसानी कर सकते हैं। और भी जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पे देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं क्वेश्चंस का आंसर बना के रखे हुए हैं, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। उनके क्वेश्चन से भी आप जो सॉल्व क्वेश्चन है, पिछले बैक ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन कुछ यूट्यूब पे मौजूद हैं, उससे आप भी मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे आगे भी वीडियो बनाने का मौका दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।